आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ओसीडी क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या जिसे हम मनोग्रसित बाध्यता विकृति कहते हैं, वो क्या है। इसके अंतर्गत हमने ऑब्सेशन और कंपल्सन को अलग अलग रूपों में समझा था। और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसकी कौन कौन सी इटियोलॉजी है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या ऐसी थ्योरीज हैं जिनकी वजह से किसी पर्सन के अंतर्गत ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसके अंतर्गत मैंने आपको ये भी बताया है कि कोई भी डिसऑर्डर हो, अगर उसकी इटियोलॉजी की बात करेंगे तो मुख्य रूप से आपको 3 या 4 इटियोलॉजी देखने को मिलेंगी, जिसमें जैविक कारक यानी बायोलॉजिकल थ्योरीज या फैक्टर्स, मनोविश्लेषक या कहीं पर इसे मनोविश्लेषणात्मक या कहीं पर मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में भी दिया जाता है, साइको एनालिटिक थ्योरी और फैक्टर्स। इसके अलावा जो तीसरा कारक है वो है आपका व्यवहार परक, बिहेवियरल थ्योरीज या बिहेवियरल फैक्टर्स। लास्ट में हम संज्ञानात्मक कारक या कॉग्निटिव थ्योरीज को भी देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे संज्ञानात्मक कारक हैं जिनकी वजह से किसी पर्सन में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले हम बात करें जैविक कारकों के बारे में। जैविक कारक कौन से होते हैं जिनकी वजह से पर्सन के अंदर ओसीडी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखें तो बताया जा रहा है कि जो जैविक कारक हैं उनकी निर्णायक भूमिका होती है, मतलब वो काफी अहम रोल निभाते हैं ओसीडी को किसी पर्सन के अंतर्गत उत्पन्न होने में। और इससे रिलेटेड एक यहाँ पर केस स्टडी भी दी गई है, जिसमें जो बायोमेडिकल रिसर्चेज हुए हैं उनके आधार पर एक ऐसी केस स्टडी जिसमें ये बताया जा रहा है कि ओसीडी एक टाइप का मस्तिष्कीय रोग है, यानी अगर आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वहां पर ओसीडी के उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस रिपोर्ट को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम जैकब था, वो खेल रहा था मैदान में, अचानक वह गिर जाता है और उसके मस्तिष्क में, मतलब उसके ब्रेन के अंदर क्या होता है, रक्तस्राव होने लगता है और जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। बाद में फिर उसका इलाज होता है, सर्जिकल ऑपरेशन होता है उसका, और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन ठीक होने के बाद उसमें कंपल्सिव बिहेवियर को डेवलप होते देखा गया। अब कंपल्सिव बिहेवियर क्या है, तो जिन्होंने लास्ट क्लास किया होगा उन्हें पता होगा कि कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति ना चाहते हुए भी एक ही कार्य को बार बार करता है, मतलब ना चाहते हुए भी उसे पता है कि ये बेतुका है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है उस कार्य को करने से। अब जैकब के साथ क्या होता था कि वो कोई भी चीज को हमेशा 7 बार करता था, मतलब कुछ चीजें गिननी हो तो भी वो 7 बार गिनता था। जैसे मान लीजिए कि उसको दिया जाए कोई चीज गिनने के लिए कि ये लो एक नोटों की गड्डी है और इसे गिनो, तो वो एक गड्डी को 7 बार गिनेगा। या किसी का नाम लेना है, जैसे उससे बोला जाए कि चलिए बताइए आपका फेवरेट एक्टर कौन है,
तो अगर मान लीजिए कि वो बता रहा है कि मेरा फेवरेट एक्टर रॉबर्ट जी जूनियर है, तो वो कितनी बार बताएगा? रॉबर्ट डी जूनियर, रॉबर्ट डी जूनियर, रॉबर्ट डी जूनियर, मतलब ऐसे करके वो 7 बार बताएगा। या यहाँ तक कि वो जो खाना भी खाता था तो वो 7 बजे ही खाना खाना प्रारंभ करता था। मतलब 7 जो नंबर है उसको लेकर उसके अंदर कंपल्सिव बिहेवियर देखे जाते थे। और ये कब से स्टार्ट हुआ? जब उसके ब्रेन में चोट लगी, और चोट लगने के बाद से ही उसके अंदर ये चीजें स्टार्ट हुई। तो इस आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो ओसीडी है वो एक टाइप का ब्रेन डिसऑर्डर है, कि मस्तिष्क में अगर कोई आघात लग जाता है तो ओसीडी के उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये तो हो गया जैविक कारक की। देखते हैं कि फ्रायड ने क्या बताया, क्योंकि मनोविश्लेषणात्मक ज्यादातर जो थ्योरीज आई वो फ्रायड की थ्योरी से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें आप जानते ही हैं कि मनोविश्लेषण में हर चीज को अनकॉन्शियस से जोड़कर देखा जाता है। अब ये चीज बताया गया कि जब अवांछनीय एवं अचेतन के चिंतनों जो कि दमित होकर व्यक्ति के अचेतन में होते हैं, चेतन में आने की कोशिश करते हैं। मतलब आप इसको समझिए थोड़ा सा। आपने फ्रायड वाली थ्योरी में देखा था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। फ्रायड से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें हमने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और ईड ईगो, सुपर ईगो सबके बारे में देखा है। तो उसमें क्या बताया जाता था कि जब भी हम कोई चीज, कोई विचार हम दमित कर देते हैं, मतलब कोई विचार आपके मन में आया और आप उस विचार को अभी फुलफिल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके मन में आया कि मुझे अभी पिज्जा खाना है, अब आप तुरंत अभी नहीं खा सकते हैं, तो क्या करते हैं? उस विचार को आप दबा ही तो देते हैं। तो जब भी हम कोई चीज दबा देते हैं तो वो कहाँ पहुंच जाती है? वो विचार पहुंच जाता है हमारे अचेतन में, अचेतन में पहुंच जाता है। अब अचेतन से वो क्या करता है? वो विचार अचेतन में पहुंच तो गया, कहाँ से? चेतन से। चेतन से आपने उसको दबा दिया। जैसे ये हो गया मान लीजिए चेतन, ये है आपका अचेतन मन। अचेतन मन ज्यादा पावरफुल होता है, तो आपने चेतन इसको दबा दिया। अब यहां से दबाया तो आप ये पहुंच गया अचेतन में, लेकिन वो अचेतन में रुका नहीं रहेगा। वो क्या करता है? वो बार बार चेतन में आने की कोशिश करता है। अचेतन से वो बार बार चेतन में आने की कोशिश करेगा, और चेतन क्या करेगा? बार बार उसको दबाएगा। तो इससे क्या होता है? इससे एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कई बार। और इस चीज से बचने के लिए आदमी कोई नई एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि अगर कोई विचार आपके मन में आ रहा है तो क्या करिए? आपको खुद को बिजी बिजी कर लीजिए। तो इसमें यही होता है। इसमें यह होता है कि वो पर्सन फिर एक डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं? इस पर भी वीडियो है। अब उसमें वो कोई अपना बिहेवियर, कोई नया बिहेवियर सीख लेगा। जैसे कुछ लोग की आदत होती है कि उनके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं? कुछ लोग को आपने देखा होगा कि वो राह चलते जितने भी मंदिर आएंगे सब मंदिर पर नमस्कार करेंगे। कोई भी मंदिर हो, अगर एक पेड़ है, पेड़ के सामने एक पत्थर रख दिया जाए तो उसको भी रुक कर नमस्कार करते हैं। कुछ लोग तो एक बार करते हैं, कुछ लोग तो कम से कम 5-5 बार, 7-7 बार नमस्कार करते हैं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, या कोई पर्सन सड़क पे खड़ा है, अब गाड़ियों के नंबर नोट करने लगा, तो ये बिहेवियर किसको दर्शाते हैं? कहीं ना कहीं ऑब्सेशन, ओसीडी को दर्शा रहे हैं। मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से रिलेटेड है, और उसके अंदर ऐसी कोई विचार है, ऐसा कोई व्यवहार है, जिस व्यवहार या विचार से बचने के लिए वो उससे थोड़ा सा छोटा, मतलब ये भी एक तरीके का बेतुका व्यवहार ही है, लेकिन जितना बेतुका या जितना खतरनाक वो वाला था उससे कम खतरनाक बिहेवियर को डेवलप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक लड़की के बारे में बताया गया है कि उस लड़की को ये विचार आता था कि उसकी माँ को तेज बुखार आया और जिससे उसकी माँ मर सकती है। अब उसके मन में बार बार ये विचार आने लगते थे। तो उसने क्या किया? इस विचार से बचने के लिए उसने इससे कम एक अवांछनीय, ये भी एक विचार तरीके से अवांछनीय है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसको ऐसे सोच रही है तो इस सोच का कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन अब
इससे बचने के लिए, ये विचार उसके बार बार परेशान कर रहा था, तो इससे बचने के लिए वो अपने मन में एक दूसरा विचार डेवलप कर लेती है और या दूसरा व्यवहार करने लगती है। दूसरा व्यवहार कैसे? वो क्या करती है कि वो अपने चिंतन को, जो ये चिंतन आता है उसको, वो चिंतन को कहाँ पे डाइवर्ट कर देती है? वो कुछ कम अवांछनीय वस्तुओं जैसे रंग हुआ या गर्म वस्तुओं के चिंतन से डाइवर्ट कर देती है। मतलब वो अब इस जैसे ही इससे रिलेटेड विचार आते हैं तो क्या करती है, डाइवर्ट करके इसके बारे में सोचने लगती है। और इसके साथ साथ पहले वो सोचती है, लेकिन फिर वो बाद में वो चीजें उसके बिहेवियर में भी देखने को मिलती हैं। वो चीजें उसके बिहेवियर में भी देखने को मिलती हैं कि वो क्या कर रही है, बार बार अपना हाथ धो रही है, बार बार स्नान कर रही है, नहा रही है। तो इस तरीके से जो अनकॉन्शियस के द्वंद्व होते हैं, अचेतन और चेतन के बीच में जो द्वंद्व चलता है, उसकी वजह से या उससे बचने के लिए कई बार पर्सन कुछ नए बिहेवियर को या कुछ नए थॉट्स को सीख लेता है, नए थॉट्स को या नए बिहेवियर को करने लगता है। ठीक है, तो यहां पर इसकी वजह से भी पर्सन के अंदर ओसीडी के उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम व्यवहार परक कारक की या बिहेवियरल थ्योरीज या बिहेवियरल फैक्टर्स की। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें यह बताया जा रहा है कि जो ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वो किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? वो विकृत व्यवहार को सीखने की वजह से उत्पन्न हो रहा है। मतलब एक पर्सन विकृत व्यवहार, लर्न डिसऑर्डर, मतलब वो ऐसा व्यवहार सीख जाता है जो कि गलत होता है, लेकिन उस व्यवहार को करने के लिए उसे पुनर्बलन मिलता है, तो उस व्यवहार को वो करना सीख जाता है। अब पुनर्बलन क्या है, इस चीज को आप पहले से जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि पुनर्बलन एक ऐसी घटना होती है या एक ऐसा वस्तु होता है जो किसी व्यवहार को दोबारा होने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पर पुनर्बलन किस रूप में मिल रहा है? तो यहाँ पर पुनर्बलन मिल रहा है कि इससे उस पर्सन के अंदर जो डर है उसमें कमी आ जाती है। जब भी पर्सन ऐसा व्यवहार करता है तो उसके डर में कमी आ जाती है। जैसे हमने कल देखा था एक एग्जाम्पल, जिसमें एक माँ अपने घर की पूरी सफाई करती है क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको ना हो जाए, उसके बच्चे को ना हो जाए। तो उसके अंदर क्या डर है? इन्फेक्शन का डर है। अब वो व्यवहार कैसा कर रही है? बार बार साफ सफाई का व्यवहार कर रही है, बार 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 साफ सफाई। अब साफ सफाई का व्यवहार करने से क्या हो रहा है? उसके डर में थोड़ी सी कमी आ रही है। अब डर में थोड़ी सी कमी आ रही है, इसलिए वो पुनर्बलित होती है और ज्यादा उस व्यवहार को करने के लिए। मतलब वो और ज्यादा प्रेरित होती है उस व्यवहार को करने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि मैं ऐसा व्यवहार करूंगी तो मेरे डर में कमी आ जाएगी, मतलब मेरे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अब इन्फेक्शन होने की संभावना कम होगी तो जाहिर सी बात है कि डर में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि आदमी इन्फेक्शन से ही तो डर रहा है। तो जब उसकी संभावना कम होगी तो उसके डर में भी ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। तो इसीलिए उस बिहेवियर को वो बार बार करने लगता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, वो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा। शेक्सपियर का एक मशहूर नाटक था मैकबेथ, जिसमें जो लेडी मैकबेथ रहती हैं वो किंग की हत्या करने में शामिल रहती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनके अंदर एक बिहेवियर डेवलप हो जाता है। कैसा बिहेवियर? कंपल्सिव बिहेवियर, बाध्यता व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। वो बार बार हाथ धोने का व्यवहार करने लगती हैं। अब हाथ धोने का व्यवहार क्यों करती हैं? क्योंकि उनमें, उनके मन में ये विचार रहता है, मतलब पहले कंपल्सन ही तो आ नहीं गया होगा, पहले उनके मन में क्या होगा? मनोग्रस्तता, मतलब ऑब्सेशन। कैसा ऑब्सेशन? उन्होंने ये सोचा, जब वो राजा की हत्या कर रही थी तो उन्हें लगा कि उनकी हत्या करते टाइम मेरे हाथों में कुछ जीवाणु लग गए हैं, कुछ ऐसी चीजें लग गई हैं जिससे मुझे इन्फेक्शन हो सकता है।
अब ये विचार बार बार आ रहा था, तो इस विचार से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथ धोना स्टार्ट कर दिया। जब भी वो हाथ धोती थी तो उनके इस विचार में कमी आ जाती थी, यानी उनके डर में कमी आ जाती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो विचार आते थे। अब वो उस विचार को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसलिए वो क्या करती थी, हाथ धोने चल देती थी। तो बार बार क्या कर रही हैं, वो हाथ धोने की व्यवहार करने लगती हैं, और हाथ धोने से उनके जो डर है उसमें कमी आती है कि उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से वो ये कंपल्सिव बिहेवियर, मतलब हाथ धोने का ये कंपल्सिव बिहेवियर सीख जाती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए वो बताया गया कि जो व्यवहार परक कारक है वो भी ओसीडी के उत्पन्न होने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं हम कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में या कॉग्निटिव फैक्टर के बारे में। तो कॉग्निटिव यानी कॉग्निशन से संबंधित है, आपके चिंतन, आपके संज्ञान से संबंधित है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये चीज बताया जा रहा है कि जब भी पर्सन के सामने कोई खतरा आता है या कोई अवांछनीय मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें आती हैं, तो पर्सन क्या करता है कि कई बार जो खतरा है उसके लेवल से, मान लीजिए उसका लेवल 1 है, मतलब बहुत छोटा सा खतरा है, लेकिन वो क्या करेगा, वो उस लेवल से भी बहुत ऊपर उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि उसके सामने आ जाए एक कुत्ता, अब वो इतना ज्यादा डरने लगे कि अरे कुत्ता नहीं, ये तो शेर है। मतलब वो जितना आदमी शेर से डरना चाहिए उतना वो किससे डर रहा है, कुत्ते से डर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो ओवर एस्टिमेट कर दे रहा है, सिचुएशन को ओवर एस्टिमेट करके देख रहा है कि अरे कुत्ता अब तो मुझे खा जाएगा, मुझे काट लेगा, मुझे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। या कोई भी सिचुएशन ऐसे आती है, या उसके हाथ, उसके सीने में हल्का सा दर्द हुआ तो अब सोचे अरे हार्ट अटैक हो गया, अब तो मैं तो गया काम से, मर गया अब तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिचुएशन का जो मूल्यांकन है वो बहुत ज्यादा करके किया जा रहा है। सिचुएशन उतनी बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसका मूल्यांकन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। और इससे बचने के लिए फिर पर्सन कोई बिहेवियर करने लगता है या कोई दूसरा विचार अपने मन में सोचने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब चलिए बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इसको कंप्लीट करते हैं आज। ओसीडी का ट्रीटमेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का क्या उपचार होता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 टाइप के उपचार बताए गए हैं। पहला है आपका साइकोएनालिटिक थेरेपी, दूसरा बिहेवियरल थेरेपी और तीसरा है ड्रग थेरेपी। अब क्या किया जाता है, जो साइकोएनालिटिक थेरेपी है उसमें अब एक चीज ये देखें कि साइकोएनालिटिक जब फैक्टर देखा था हमने कि मनोविश्लेषणात्मक कारक के द्वारा उत्पन्न हो सकता है, तो जिसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है फिर उसी चीज से रिलेटेड अगर हम इलाज करें तो उसके ठीक होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे उसमें हमने देखा था कि जब अचेतन में द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है, तब पर्सन के अंदर ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं। तो अगर हम उसके अंदर एक इंसाइट डेवलप कर दें, एक सूझ विकसित कर दें, उसको चीजों की वास्तविकता से परिचय करा दें, तो क्या होगा, इससे फिर उसके अंदर का संघर्ष खत्म हो जाएगा। और जब अंदर का संघर्ष खत्म होगा तो ये लक्षण भी समाप्त हो जाएंगे जो उसके अंदर लक्षण दिखते हैं ओसीडी के। तो यहाँ पर देखें, यही चीज बताया गया है कि इस चिकित्सीय प्रविधि में रोगी के सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाओं का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है और उसके मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति के कारणों में उसकी सूझ विकसित की जाती है। मतलब उसके अंदर एक इंसाइट डेवलप कर दिया था, उसके सोचने समझने की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से फिर प्राणी समझ जाता है कि चीजें वास्तविकता में हैं क्या, और फिर वो उस प्रॉब्लम से बच जाता है। दूसरा देखें, व्यवहार परक चिकित्सा या व्यवहार चिकित्सा, बिहेवियरल थेरेपी। अब बिहेवियरल थेरेपी में 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी, एक तो आता है आपका मॉडलिंग, दूसरा फ्लडिंग और तीसरा है आपका अनुक्रिया निवारण, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन।
इन तीनों को मिलाकर ओसीडी का इलाज किया जाता है। और इसको अप्लाई करके भी देखा गया। इन तीनों को जब अप्लाई किया गया तो ये देखा गया कि जो पर्सन का बार बार हाथ धोने का बिहेवियर था, जो उसका कंपल्सिव बिहेवियर था हाथ धोने का, उसमें उसको दूर करने में काफी अधिक सफलता मिली। अब ऐसे पर्सन के अंदर चिंता क्या होती है? जाहिर सी बात है, चिंता उसको यही होगी कि उसके हाथ में कुछ बैक्टीरिया या कुछ ऐसे वायरस लग गए हैं जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है। ये उसके दिमाग में बार बार चिंतन चलता है। अब इससे दूर होने के लिए क्या किया जाता है? इसको दूर करने के लिए पहले मॉडलिंग का यूज किया जाता है। मॉडलिंग में क्या होता है, जो चिकित्सक रहता है वो अपने आप को क्या करेगा, वो अपने आप को एक गंदी चीज से या धूल मिट्टी, जिससे भी उस पर्सन को ओसीडी की समस्या है, मतलब उसको लगता है कि इस चीज को छूने से मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा और वास्तव में वो चीज उतनी खतरनाक नहीं है, तो जो चिकित्सक रहेगा वो क्या करेगा, वो उस धूल या उस मिट्टी से जाके मतलब उसको छुएगा, उसको अपने हाथ पैर पे लपेट लेगा। तो ये क्या हुआ, ये उसको दिखाया जा रहा है। मॉडलिंग में क्या होता है, मॉडलिंग में उस पर्सन को ये दिखाया जाता है कि जिस चीज से तुम्हें प्रॉब्लम होती है, देखो उस चीज से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब वो किसी दूसरे पर्सन को देखता है कि हाँ ये तो उतना परेशान नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों इतना परेशान होता हूँ इस चीज को लेकर, तो उसके अंदर से ये विचार कम हो जाते हैं। तो इसमें यही चीज मॉडलिंग में होती है कि जो चिकित्सक होता है वो अपने आप को पहले गंदगी से संलिप्त कर लेता है। संदूषित मतलब अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक, इसको वो रोगी देखता है कि इस डॉक्टर ने खुद को इन्वॉल्व कर लिया। फिर अब इसके बाद उसे मतलब यानी रोगी को जब ये दिखाया गया कि डॉक्टर ने खुद लपेट लिया है, तो उस रोगी को भी कहा जाता है कि आप भी इस गंदगी को अपने शरीर पर खूब रगड़ लीजिए, खूब फैला लीजिए, कुछ लगा लीजिए। तो रोगी जब उस डॉक्टर को देखता है कि इसको कुछ नहीं हुआ, तो उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ नहीं होगा, तो वो भी फिर उस चीज को अपने बॉडी पर लगाता है। ये जो एग्जाम्पल है ये फ्लडिंग होता है। फ्लडिंग मतलब कि जिस चीज से पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से उसका सामना करवा देना। कई बार ये चीजें काफी यूजफुल होती हैं और कई बार इसका निगेटिव असर भी देखा जाता है। निगेटिव असर इस रूप में कि मान लीजिए जिस पर्सन से मतलब जिस चीज से उसको डर लग रहा है उससे उसका सामना करवा दिया जाए, तो उसको हार्ट अटैक आने की भी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए इसमें पहले उस पर्सन की पूरी जांच की जाती है, तब ये थेरेपी दी जाती है। तो जैसे उसको धूल मिट्टी से प्रॉब्लम थी, तो पहले उसको मॉडलिंग करके दिखा दिया गया कि धूल मिट्टी उतनी भी खतरनाक नहीं है, और उसके बाद फिर उससे धूल मिट्टी से उसका सामना करवा दिया गया। धूल मिट्टी से सामना करवाने के बाद फिर कुछ घंटों तक उसको उसी अवस्था में रखा गया, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो ये क्या है, ये है आपका रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का एग्जाम्पल या रिस्पॉन्स प्रिवेंशन की थेरेपी, कि उसको उसी सिचुएशन में कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया गया। अब ये सारी चीजें करने से उस पर्सन के अंदर जो उस धूल मिट्टी से जो इतना खतरा था वो काफी हद तक कम हो जाता है या कई बार तो खत्म भी हो जाता है। तो बिहेवियर थेरेपी में हम इन तरीकों से ओसीडी को कम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग थेरेपी या औषधि चिकित्सा। ये भी काफी हेल्पफुल होती है। इसमें एक दवा आती है क्लोमिप्रमाइन। ये एक ऐसी दवाई होती है जिसके सेवन करने से उस पर्सन में ओसीडी के लक्षण समाप्त हो जाते हैं। इस दवा को हम एंटी ड्रग्स की कैटेगरी में रखते हैं। इससे रिलेटेड एक रिसर्च भी हुआ है जिसको फाओ और कोजाक ने किया है। इनके अनुसार क्लोमिप्रमाइन ट्रीटमेंट लेने से मतलब वो दवा लेने से ओसीडी के लगभग 50 से 60% रोगियों में जो मनोग्रसित बाध्यता के लक्षण होते हैं वो दूर होते देखे गए हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ओसीडी की इटियोलॉजी क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उसकी कौन कौन सी थेरेपी है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए डिसऑर्डर को स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।